वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स? ह्यूमन आई। सेकेंड टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग जो है कलरफुल वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन आई में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारी ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको देखेंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे। फिर हम लोग जो है वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो किस तरीके से वर्क करती है। थर्ड टॉपिक में हम लोग जो है डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और फोर्थ टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है उन डिफेक्ट्स को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स हम लोग कलरफुल वर्ड की, तो कलरफुल वर्ड में बेसिकली हम लोगों को 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहला तो रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, हम लोग प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को देखेंगे। फिर हम लोग जो है स्टूडेंट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज ह्यूमन आई। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। उनमें से एक सेंस ऑर्गन हमारा क्या होता है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम लोग उनको बड़े आसानी से देख सकते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग वीडियो किसकी वजह से देख रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ योर आई की वजह से आप लोग जो है इस वीडियो को वॉच कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? दैट ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो हमारी स्टूडेंट्स ह्यूमन आई होती है ये क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट दैट इट इज़ वेरी सेंसिटिव इन नेचर। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू एक एक पार्ट को अच्छे से समझाऊंगा और फिर उसकी जो है आप लोग लैंग्वेज को देख सकते हैं, आराम से उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा? दैट इज आई बॉल। अब आई बॉल क्या होती है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। और इसके जो डायमीटर होता है ये अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग आई बॉल में क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड द डायमीटर इज ऑल अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि जो हमारी ह्यूमन आई है इसमें 3 लेयर्स हैं। पहली ये लेयर, दूसरी ये लेयर और तीसरी ये लेयर। तो पहली लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल्यूरा। ये क्या होती है? ये आगे जाके क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया का काम क्या होता है? जो भी हमारी लाइट है वो कहाँ से एंटर करती है? कॉर्निया से एंटर करती है। और स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 95% जो हमारी लाइट है वो कॉर्निया से ही रिफ्रैक्शन कर जाती है। तो कॉर्निया हमारा क्या है? ये हमारा आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जहाँ से क्या हो रहा है? हमारी आंखों के अंदर लाइट एंटर कर रही है और यहाँ पे 95% क्या हो जा रहा है? हमारी लाइट का रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड हमारी लेयर क्या आती है? दैट इज कॉर्नोइड। सेकेंड लेयर हमारी क्या होती है? रेड लेयर आप लोगों को दिख रही है। बेसिकली इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रेड कलर के, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉर्नोइड। कॉर्नोइड आगे जाके क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? बेसिकली आगे जाके बन जाती है आयरिस। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। और थर्ड लेयर हमारी होती है रेटिना। रेटिना में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? रेटिना में ही हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें कॉर्निया की, तो कॉर्निया क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई दैट इज बल्ज आउटवर्ड। हमारी कॉर्निया जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है हमारी आई का, जो कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये बाहर निकला हुआ आप लोगों को दिख रहा है और ये ट्रांसपेरेंट नेचर का है। अब स्टूडेंट्स इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट एज ए विंडो ऑफ आई एंड लाइट इंटर्स थ्रू इट। हमारी जो कॉर्निया है ये क्या कर रही है? ये लाइट को अपने थ्रू इंटर कर रही है। तो ये क्या काम कर रही है? ये ह्यूमन आई के लिए एक विंडो की तरीके से वर्क कर रही है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्निया हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? दैट इज आइरिस। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस क्या करता है कि हमारे
कॉर्निया में जो भी लाइट एंटर कर रही है ये उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ पिपिल। अब पिपिल क्या होता है, ये जो है स्टूडेंट्स बेसिकली एक होल होता है हमारी आई के अंदर या एक सेंटर होता है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। दैट बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे स्टूडेंट क्या है, देयर इज ए शीट ऑफ मसल्स। आइरिश क्या है, बेसिकली ये शीट ऑफ मसल्स ही तो है, ठीक, विद ए होल इन इट सेंटर। और इसके सेंटर में क्या है, एक होल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिपिल बोलते हैं। इसके पास क्या होते हैं, इसके पास कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। बेसिकली जो हमारे आइरिस होते हैं उनमें कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसका कलर क्या होगा। आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट्स, बहुत लोगों की आई ब्लैक कलर की होती है, बहुत लोगों की आई ब्लू कलर की होती है, लोगों की आई स्टूडेंट्स बेसिकली जो है ग्रीन कलर की होती है। तो ये कलर कौन डिसाइड करता है, बेसिकली जो हमारी आइरिस में जो कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वही आई कलर को डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी आइरिस का काम क्या है। आइरिस का काम मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, दैट इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टिंग द साइड ऑफ पिपिल। हमारा आइरिस क्या कर रहा है, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पिपिल, कि हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी है और कैसे जानी है। अब पिपिल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, पिपिल जो है हमारा, ये जो आप लोगों को सेंटर होल दिख रहा है ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जब हमारे आंखों में बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है या बहुत तेज़ लाइट पड़ती है तो क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, छोटा हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, जब हाई लाइट पड़ी तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब आपकी आंखों के अंदर बहुत कम लाइट पड़ती है तो हमारा प्यूपिल क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट पहुँचे और हम लोग जो है सामने में जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रखे हों उनको आसानी से देख सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ से आइरिस और पिपिल का भी फंक्शन को देख लिया। तो बेसिकली हम लोगों ने कॉर्निया के बारे में भी बात कर ली, पिपिल के बारे में भी बात कर ली, आइरिस के बारे में भी बात कर ली। अब आइरिस के पीछे हम लोगों को क्या दिख रहा है, आई लेंस दिख रहा है। आई लेंस क्या है, आई लेंस बेसिकली क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। यहीं पे तो भाई रिफ्रैक्शन होगा, हमारी लाइट का रिफ्रैक्शन यहीं पे तो होगा, तभी तो हम लोगों को रेटिना में इमेज मिलेगी। रेटिना का काम क्या होता है कि रेटिना में हमारी इमेज फॉर्म होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारी लाइट आ रही होंगी तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा और रेटिना पे इमेज फॉर्म कर देगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग आई लेंस की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारे पिपिल के पीछे होता है। ये देखिए पिपिल है, पिपिल के जस्ट बिहाइंड क्या है, आई लेंस है। और हमारा आई लेंस कैसा होता है, दिस इज बेसिकली फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल हेल्ड बाय सिलियरी मसल्स। अब जो हमारा आई लेंस है स्टूडेंट्स, इसको कौन होल्ड कर रखा है, ये दो मसल्स आप लोगों को दिख रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। बेसिकली हमारा जो आई लेंस है इसको कौन होल्ड करता है, इसको सिलियरी मसल्स होल्ड करती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सिलियरी मसल्स। अब हम लोग सिलियरी मसल्स के बारे में बात करेंगे कि सिलियरी मसल्स क्या होती हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखें हम लोग, ये बेसिकली ये जो दो मसल्स आपको दिख रही हैं क्या है, ये बेसिकली हमारी सिलियरी मसल्स हैं और इनका काम क्या है, ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड कर रही हैं। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, दैट दे होल्ड द आई लेंस एंड एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करती हैं और ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को भी डिसाइड करती हैं, उसकी फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करती हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग जब देखते हैं तो बेसिकली हम लोग किस तरीके से देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें अपने विजुअलाइजेशन की या ऑब्जेक्ट्स को देखने की, तो बेसिकली हम लोग या तो फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, या तो ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत दूर रखे होते हैं या हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत पास रखे होते हैं। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर रखे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये रिलैक्स स्टेट में होती हैं। अब जब ये रिलैक्स स्टेट में होती हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारा जो आई लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या हो जाता है, ये इलोंगेटेड हो जाता है और थिन हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है और थिन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, आई लेंस की इंक्रीज कर जाती है और कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि बेसिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट फार होगा, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट रखा होगा, बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा हमारी आंखों से, तो उस कंडीशन में जो हमारी सिलियरी मसल्स होंगी ये रिलैक्स होंगी, हमारा आई लेंस कैसा हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा और पतला हो जाएगा।
उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, और कन्वर्जिंग पावर जो है हमारे लेंस की वो डिक्रीज कर जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग नियर ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें तो अब हमारी आँख यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली समझ लीजिए हमारी ह्यूमन आई है और हमारा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखा है। तो आप लोग खुद ऑब्जर्व करिए, जब आप लोग कोई भी चीज़ बहुत पास से देखते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारी जो आँखें होती हैं उन पर कोई प्रेशर पड़ता है। हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, वो टेंस स्टेट में आ जाती हैं, और हमारा जो आई लेंस है यहाँ पे हमारा आई लेंस क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो फोकल लेंथ है आई की वो डिक्रीज कर जाती है और इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है। ये जो है एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ को, और किस तरीके से फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फार ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है इनकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिलेरी मसल्स के बारे में भी बात कर लिया। ये दोनों हमारी सिलेरी मसल्स थी। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे रेटिना के बारे में। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो आई में, ह्यूमन आई में जो थर्ड लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द आई कॉल्ड रेटिना। जो हमारी आंखों के अंदर थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, और जो भी हमारी इमेज होती है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, रेटिना पे होती है। अब स्टूडेंट्स रेटिना पे हमारे क्या होते हैं, सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं या सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो जो है डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि हमारे आंखों के अंदर, हमारे आंखों में रेटिना के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो रॉड सेल्स और सेकंड कोन सेल्स। अब रॉड सेल्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। इनका काम क्या है कि हमारी आंखों के अंदर जिस अमाउंट में जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कोन सेल्स। कोन सेल्स का काम क्या होता है, दैट दे रिस्पॉन्ड द कलर ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं कि हमारी आंखों के अंदर किस प्रकार की रोशनी आ रही है ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेटिना का काम क्या होता है। स्टूडेंट्स बेसिकली रेटिना के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारी रेटिना में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर हमारे रेटिना में स्टूडेंट्स रॉड सेल्स और कोन सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। वो हमारी आँख का एक लीस्ट सेंसिटिव पार्ट होगा। अगर वहाँ पे लाइट रे पड़ेगी तो वहाँ पे हम लोगों को कोई भी इमेज नहीं दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट द लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन द रेटिना कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। एंड सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट व्हेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दिस ब्लाइंड स्पॉट नो इमेज इज ऑब्जर्व। जब हमारी इमेज जो है स्टूडेंट्स बेसिकली इस ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ती है तो हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हमारे सामने इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट बेसिकली ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, दे कैरी द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द ब्रेन। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होता है, वो हमारे ब्रेन तक जाता है और वो ब्रेन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों के पास दो टाइप्स के लिक्विड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो कॉर्निया और लेंस के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। और सेकंड हमारा क्या, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। जो आप लोगों को गैप दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूडी लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ये दोनों जो लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं ये आई को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर आई में कोई भी प्रेशर आए तो ये जो कॉर्निया है ये आई लेंस और प्यूपिल और आइरिस के साथ कोलैप्स ना करे। तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या होता है, ये आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो ह्यूमन आई में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई, किस तरीके से जो हमारी इमेज है ह्यूमन आई में फॉर्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब हमारी ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ह्यूमन आई दिख रही है और ये हमारी क्या है, ये हमारी थर्ड लेयर है, दैट इज कॉल्ड द रेटिना।
अब यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे हम लोग क्या निकाल दें, एक रे हम लोग जो है इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, ये यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन किस तरीके की हो रही है, हमारी इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म हो रही है रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द साइज। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसके साइज से कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, उसके साइज से छोटी इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग इसके वर्किंग को देख लेते हैं कि दैट लाइट रे इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड फॉल ऑन द आई लेंस थ्रू द पिपल। अब हमारी जो लाइट रे हैं वो क्या कर रही हैं, वो कॉर्निया के थ्रू जो है विद द हेल्प ऑफ पिपल, यहाँ पे हमारा पिपल प्रेजेंट है, विद द हेल्प ऑफ पिपल ये क्या कर रही है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इंटर कर रही हैं ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, द आई लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज एंड स्मॉलर साइज ऑन द रेटिना। हमारी इमेज को जो है कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके की फॉर्म करेगा, ये रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप इमेज को फॉर्म करेगा। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे जो रेटिना है उनमें दो टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये सेल्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करेंगे जो कि हमारे ब्रेन तक की जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। स्टूडेंट्स ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है इस इमेज को, जो भी हमारी आंखों के में रेटिना में इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमारा माइंड क्या करता है, इसको इंटरप्रेट करता है कि हमारी जो इमेज है कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, ये उसको क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी वर्किंग होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर लाइट रे एंटर करती है, कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जो है रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप इमेज को फॉर्म करती है। फिर क्या होता है, वो इमेज जो है रेटिना पे क्योंकि फॉल हो रही है, और रेटिना में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये क्या करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमारा माइंड जो है इमेज को क्या कर देता है, जो इन्वर्टेड इमेज है उसको इरेक्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। अगर आप लोगों से वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पूछा जाता है तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, आप लोग उसको उस तरीके से लिख दीजिएगा, आप लोगों को 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स कंटिन्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन मीन्स रुके रहना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ विजन। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं बेसिकली क्या होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन आई दैट इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई नाइदर परमानेंट नॉर फेड्स अवे। अब जो भी इमेज स्टूडेंट्स हमारी ह्यूमन आई में फॉर्म होती है उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी हमारी इमेज रेटिना में फॉर्म हो रही है वो हमेशा के लिए भी नहीं फॉर्म होती है और वो आँखों से तुरंत भी गायब नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी इमेज हमारे आंखों में फॉर्म हो रही है, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सीन परसिस्टेंट ऑन द रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारी इमेज जो है रेटिना में फॉर्म हो रही है वो 1/16 सेकेंड्स के लिए क्या रहती है, हमारे रेटिना में प्रेजेंट रहती है। और इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हम लोग रिमूव भी कर दें उसके बाद भी क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो 1/16 सेकेंड तक की क्या रहती है, हमारे रेटिना में प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोल देते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस कंटिन्यूएशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अब इसके नाम से स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कलर मीन्स जब हमारी आंख जो है डिफरेंट टाइप्स के कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। इसके डिफेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अकर्स ऑन द ह्यूमन आई व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो कोन सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट के कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी आई में अगर कोन सेल्स एब्सेंट हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस देखी जाती है, ठीक है। ड्यू टू विच ह्यूमन बींग्स अनेबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कलर्स, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड
कलर ब्लाइंडनेस। इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट? दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। हमारी आंखों की वह एबिलिटी या हमारी आंखों की वह योग्यता जिससे जो है हम लोग पास के ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से देख लें और दूर के भी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख लें विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ। हम अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके बड़े आसानी से क्या कर रहे हैं? पास के ऑब्जेक्ट्स को भी देख रहे हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उस फिनोमेना को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ये किस तरीके से होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, जब हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत दूर रखे होते हैं, सपोज कर लीजिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो सिलियरी मसल्स होंगी वो क्या होंगी? रिलैक्स स्टेट में होंगी। और जब हमारी सिलियरी मसल्स स्टूडेंट रिलैक्स स्टेट में होती हैं तो क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाता है? वो थिन हो जाता है और कैसा हो जाता है? इलोंगेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो अनएकोमोडेटेड है। अब सेकंड केस समझते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट नियर ऑब्जेक्ट्स की, अब नियर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, नियर ऑब्जेक्ट्स का मतलब यही नहीं है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो वो नियर ऑब्जेक्ट है, वो नहीं है। नियर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी आंखों के पास होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग जो है 25 सेंटीमीटर के आगे कोई भी चीज़ को ले जाके पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन आई है उनकी सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? उनमें टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन क्रिएट होने की वजह से क्या होती हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं और हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हमारी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? रेटिना पे एक टेंशन की स्टेट में फॉर्म होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग एकोमोडेटेड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई एक ऐसी एबिलिटी है आई की जिससे वो क्या करता है? वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। किस लिए करता है? जब उसको पास के ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं तो वो क्या करता है? अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर लेता है। और जब उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं तो क्या करता है? अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। समझ में आ गया कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई क्या होता है? सो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? दैट इज रेंज ऑफ विजन। अब रेंज का मतलब क्या स्टूडेंट होता है? रेंज का मतलब होता है दूरी, कि हमारी आईज जो हैं कितनी दूरी तक की जो है ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को दो पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट के नाम से ही स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हैं मैक्सिमम दूरी, कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो क्या करती हैं? वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक की क्या करती हैं? जब ऑब्जेक्ट को देखती हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फार पॉइंट बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार पॉइंट बोलते हैं। और ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नियर पॉइंट की। तो बेसिकली स्टूडेंट नियर पॉइंट का मतलब होता है वह कम से कम डिस्टेंस जो हमारी ह्यूमन आइज जो है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हो उसको आसानी से देख लें, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नियर पॉइंट बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली कॉल्ड द नियर पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नियर पॉइंट होता है वो बेसिकली होता है 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर हम लोग जो है अपनी आइज से अगर 20 सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब भी देख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर के पास तक ऑब्जेक्ट रखते हैं तब भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्यों बोला गया है कि हमारी जो आई है वो 25 सेंटीमीटर के बाद जो है ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती है? तो इसका रीज़न स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, जब वो ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों के बहुत पास आता है तो क्या हो जाती हैं? वो टेंशन की स्टेट में आ जाती हैं। और जब वो टेंशन की स्टेट में आ जाती हैं तो वो जो इमेज फॉर्म करती हैं रेटिना पे वो भी क्या करती हैं? एक टेंस स्टेट में फॉर्म करती हैं।
तो नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास से तो देखें, लेकिन हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं उनमें क्या हो, उनमें टेंशन क्रिएट ना हो, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। यहाँ पे आप लोग एक और जोड़ लीजिए पॉइंट को कि नो टेंशन इज क्रिएटेड ऑन द सिलेरी मसल्स, कि नियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें जो है हमारी जो सिलेरी मसल्स होंगी उनमें कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं होगी। बट अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम दूरी करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर लेते हैं या 15 सेंटीमीटर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी आई है वहाँ पे सिलेरी मसल्स में क्या होती हैं, टेंशन क्रिएट होती है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर तक की जो है ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ विजन? बेसिकली जो हमारी ह्यूमन आई है वो कहाँ से कहाँ तक देख पा रही है? इट इज़ एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू 25 सेंटीमीटर. So we can say that the distance between the near point and the far point is called the range of vision. हमारा डिस्टेंस इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की जो भी डिस्टेंस होगा उसके बीच में हमारी जो आई है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकती है, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को रेंज ऑफ विजन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है एकोमोडेशन की। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं जब वो फार के ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं तो उस कंडीशन में उनमें क्या होता है, उनमें कोई भी एकोमोडेशन नहीं होता है, दे आर अनएकोमोडेटेड, वो अनएकोमोडेटेड होती हैं। बट अगर हम लोग बात करें नियर ऑब्जेक्ट्स की, अगर हम लोग नियर ऑब्जेक्ट्स की स्टूडेंट बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो 25 सेंटीमीटर के बाद क्या हो जाती है, वो एकोमोडेटेड कंडीशन में हो जाती है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो टेंशन में आ जाती हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस होगा पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि पावर इन डायोप्टर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो फोकल लेंथ दे रखी गई है वो कितनी दे रखी गई है, सेंटीमीटर में दे रखी गई है। तो ये कितनी हो जाएगी, 100/4 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 100/25। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास आ जाएगा पावर इक्वल्स टू +4 डायोप्टर। तो हमारी जो ह्यूमन आई की मैक्सिमम पावर होती है एकोमोडेशन की वो कितनी होती है, +4 डायोप्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखिएगा कि जो हमारी ह्यूमन आई की मैक्सिमम पावर होती है एकोमोडेशन की वो 4 डायोप्टर होती है। तो अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब तक हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, हमारी ह्यूमन आई किस तरीके से वर्किंग करती है उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स को हम लोग किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, कमी। तो व्हेन द आई कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स एंड द नियर ऑब्जेक्ट्स बोथ क्लियरली एंड कंफर्टेबली, इट इज़ कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ विजन। जब हमारी आई जो है, ह्यूमन आई जब जो है पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से और अच्छे से साफ तरीके से क्लियरली नहीं देख पाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोल देते हैं। और बेसिकली ह्यूमन आई में 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं विजन में। सबसे पहला मायोपिया होता है जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। सेकंड हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। और थर्ड हमारा होता है प्रेसबायोपिया और ओल्ड साइट। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को मायोपिया समझ में आ जाएगा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है हाइपरमेट्रोपिया, और प्रेसबायोपिया आप लोगों को समझाना पड़ेगा। मीन्स आप लोगों को इनमें से सिर्फ 2 पढ़ने, या तो आपको मायोपिया पढ़ना है या प्रेसबायोपिया पढ़ना है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों का फर्स्ट डिफेक्ट कौन सा है, दैट इज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। अब ये किस टाइप का डिफेक्ट होता है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच द फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। अब
मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस एक ऐसा डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई में स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल्ड इट मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना से पहले हो जाती है, बिफोर रेटिना। हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है बिफोर द रेटिना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को मायोपिया होता है। हम लोग इसकी कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी कॉज क्या होती है। तो पहली कॉज क्या होती है स्टूडेंट्स, कि द एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कि जो हमारी आई लेंस होती है उसका जो कर्वेचर है ये कुछ एक्स्ट्रा होता है। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेसिकली टू सी फॉर ऑब्जेक्ट्स आई लेंस इलोंगेटेड एंड थिन। हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि बेसिकली हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो लेंस को थिन कर देती हैं और इलोंगेटेड कर देती हैं कुछ इस तरीके से। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो आई लेंस है उसका कर्वेचर क्या है, उसका कर्वेचर पहला से ही बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उसको जितना भी इलोंगेटेड करेंगे तो वो मैक्सिमम इलोंगेटेड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो दूर तक की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगी। मीन्स हमारा जो लेंस है यहाँ पे क्या होता है, इसका कर्वेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन आई है वो दूर तक की ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाती है। तो पहली कॉज क्या हो गई, एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आई लेंस। सेकेंड रीज़न बेसिकली होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी ह्यूमन आई के तो सारे पार्ट सही हैं, यहाँ पे लेंस भी करेक्ट है, सिलेरी मसल्स भी करेक्ट है, रेटिना भी करेक्ट है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि जो हमारा स्फेरिकल आई बॉल है इसकी लेंथ होती है 2.3 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो आई बॉल की लेंस है यही ज़्यादा हो गई। अब जब आई बॉल्स की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा रेटिना क्या होगा, हमारा रेटिना पीछे चला जाएगा। हमारा रेटिना तो बहुत पीछे चला गया ना, लेकिन अभी भी हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, अभी भी हमारी इमेज जो है वहीं पे फॉर्म होगी जहाँ पे वो कॉमन लोगों की ह्यूमन आइज में फॉर्म होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इमेज क्या है, हमारी इमेज यहाँ ना फॉर्म होकर यहीं पे फॉर्म होगी, क्योंकि इतना तो आई बॉल का डिस्टेंस बढ़ गया ना भाई। यहाँ पे जो हमारा आई बॉल का डिस्टेंस था वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज है स्टूडेंट्स वो जो है रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रही है। तो दूसरा रीज़न क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, आई बॉल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू विच द इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना। समझ में आ गया। तो बेसिकली दो कॉजेज होते हैं। पहला कॉज क्या होता है कि एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हमारे लेंस का एक्स्ट्रा कर्वेचर होता है। और सेकंड रीज़न क्या होता है कि जो आई बॉल होती है वो आई बॉल का साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसका करेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए तो हमारी क्या है, नॉर्मल आई है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है इमेज को रेटिना पे। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल विजन हो गया। बट अगर हम लोग मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में क्या हो रहा है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हमारी जो इमेज है ये रेटिना से पहले बन जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, मायोपिया हो गया। अब बात आती है कि हम लोग इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा सा सोचिए। अगर हम लोग जो है इस कॉन्वेक्स लेंस के आगे एक ऐसी चीज़ को रखें जो क्या करे, ये हमारी जो रेज़ हैं इनको थोड़ा और दूर कर दे। अब जब हमारी रेज़ थोड़ी और दूर हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये यहाँ से आके फिर रिफ्रैक्शन को शो करेंगी। तो ये क्या करेंगी, थोड़े से दूर इमेज को फॉर्म करेंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो रेज़ हैं कुछ डाइवर्ज कर जाएं। जब ये डाइवर्ज कर जाएंगी तो ये डाइवर्ज करने के बाद जब ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ रिफ्रैक्शन को शो करेंगी तो ये जो इमेज को फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स बेसिकली ये कुछ दूर पॉइंट को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, हमारा कॉन्केव लेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं और ये रे क्या करेगी, यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगी। और डाइवर्ज करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो हमारी रे है ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ क्या करेगी, रिफ्रैक्शन को शो करेगी और रेटिना पे इमेज को फॉर्म करेगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से किस तरीके से मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग एक जो है कॉन्केव लेंस को लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के आगे उसको क्या करेंगे, लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी रेज डाइवर्ज करेंगी और हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होगी।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है मायोपिया के बारे में बात कर ली। हमारा सेकंड डिफेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? दैट इज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा मायोपिया है उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि हम लोग जो है नियर ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच द नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मायोपिया में क्या हो रहा था? मायोपिया में जो था हमारी इमेज जो थी रेटिना से पहले बन रही थी, तो हाइपरमेट्रोपिया उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। अब मायोपिया में क्या हो रहा था? मायोपिया में हमारी इमेज जो थी पहले बन रही थी रेटिना से, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि ये जो हमारी इमेज है ये क्या करेगी? ये रेटिना के बिहाइंड बनेगी, रेटिना से पीछे बनेगी जाकर। ठीक है, तो अब इसकी कॉज क्या होगी? तो वहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? सबसे पहला तो एक्स्ट्रा कर्वेचर, हमारा जो लेंस था उसका कर्वेचर क्या था? ज़्यादा था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब हमारे लेंस का कर्वेचर कम हो जाएगा तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए, अगर हम लोगों को पास का कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारी सिलियरी मसल्स क्या करती हैं। हमारी सिलियरी मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो हमारा लेंस जो है उसका कर्वेचर ही बहुत कम है। भाई लेंस को होना चाहिए था इस तरीके का, लेकिन हमारा लेंस क्या है? हमारा लेंस तो इस तरीके का है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो क्या होता है? वो छोटा नहीं होता है और थिक नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग कोई भी पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम लोगों को क्लियरली दिखाई नहीं देता है। हम लोग जो है इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या था? वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर था कि हमारी जो आई बॉल है उसका साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा? उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? रेटिना के बिहाइंड फॉर्म हो रही है। तो अब हमारे आई बॉल को क्या? हमारा आई बॉल कुछ यहाँ पे होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा आई बॉल यहाँ पे होता है। तो हमारे जो आई बॉल का साइज़ होता है वो क्या हो जाता है? वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो रेटिना के बाहर फॉर्म होती है। समझ में आ गया? तो दोनों रीज़न समझ में आ गए। अब हम लोग इसके करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग नॉर्मल आई की बात करें तो यहाँ पे हमारी रेज जो है कन्वर्ज करके रेटिना पे मिल रही हैं, और अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यू टू द शॉर्टर कर्वेचर ऑफ लेंस और द शॉर्टर आई बॉल, हमारा क्या हो रहा है? हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म हो रही है, रेटिना से पीछे फॉर्म हो रही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स? वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्केव लेंस का यूज़ किया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ये कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करने के बाद ये क्या करेगी? ये रेटिना पे मिल जाएगी। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए जो है कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो है प्रेसबायोपिया के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रेसबायोपिया को समझने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी एक ही आई में मायोपिया हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया हो जाए? तो आप लोग थोड़ा सा इसको सोचिए और मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मायोपिया में क्या होता है कि हमारी आई बॉल का क्या हो जाता है? साइज़ बढ़ जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमारी आई बॉल का साइज़ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो इज़ इट पॉसिबल? तो क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि हमारी एक ही आँख का साइज़ बड़ा हो जाए और एक ही आँख का साइज़ छोटा हो जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हमारी एक ही आँख में हाइपरमेट्रोपिया हो और मायोपिया हो। बट ये पॉसिबल हो सकता है कि हम लोगों के पास दो आँखें हैं, उनमें से एक आँख में क्या हो? एक आँख में हाइपरमेट्रोपिया हो और दूसरी आँख में क्या हो? मायोपिया हो। तो सर देन प्रेसबायोपिया क्या होता है? चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ प्रेसबायोपिया क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग प्रेसबायोपिया की बात करें तो प्रेसबायोपिया स्टूडेंट्स बेसिकली जो है ह्यूमन आई का एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो बेसिकली 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। जब आप लोग बूढ़े हो जाते हैं या जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं
हमारी होल बॉडी की मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या हैं, ये भी एक टाइप की मसल्स हैं, तो ये भी क्या हो जाती हैं, ये भी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो नियर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेसबायोपिया इज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच देयर इज अ वीकन ऑफ सिलेरी मसल्स, कि हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं ह्यूमन बींग्स की वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और बूढ़े लोग जो हैं आसानी से पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर लेंगे। बात सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली कि सर नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे बूढ़े लोग हैं वो आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख लेंगे। लेकिन सर एक पॉइंट बताइए, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या हो गई, वीक हो गई। अब जब सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो इज़ इट पॉसिबल कि हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को जब देखेंगी तो क्या करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस को थिन और इलोंगेटेड कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, क्योंकि उनकी सिलेरी मसल्स वीक हो गई हैं तो वो पास के ऑब्जेक्ट्स को तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं देख पाते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। और इसकी करेक्शन के लिए स्टूडेंट्स जो है हम लोग क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इस फिगर में जो नीचे पार्ट में होता है हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और अपर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपर पार्ट में जो है कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम लोग जब भी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को आइज़ को अपनी अप करना पड़ता है, मीन्स ऊपर करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऊपर क्या कर लिया, कॉनकेव लेंस का यूज़ कर लिया। और जब भी हम लोग कुछ पास की ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है नीचे देखते हैं, तो नीचे देखने में हम लोगों ने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। तो इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी प्रेसबायोपिक पर्सन है, जिसकी भी आंखों में प्रेसबायोपिया होगा, वो आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सारे डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया ह्यूमन आई के। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। ह्यूमन आई के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कलरफुल वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।